हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 3 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें चौथा नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और जो 10 मई को जो नया सिलेबस आया है उस सिलेबस पर ये आधारित है। ठीक है, और रोजाना आपको टेस्ट देना है। और अगर आपने पिछले 3 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 4। देखिए, भारत में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू हुए? दोस्तों बताइए, यहां पर आप सभी को पता होना चाहिए। दोस्तों, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार है वो कब लागू हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है ये लागू 1921 में हुए थे। ठीक है, याद रखना, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम वो कौन सा था? तो दोस्तों 1919 वाला जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1919 है, उसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन ये अधिनियम लागू कब हुआ था? ये 1921 में लागू हुआ था। ठीक है, यानी कि इसके जो सुधार है वो 1921 में लागू हुए थे। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 की भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों, प्रांतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसमें 2 भागों में बांटा गया है। एक है आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित यानी कि हस्तांतरित विषय। तो यहां पर अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसे जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा? निम्नलिखित में से किसे जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है किसे कहा? तो दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का चार्टर अधिनियम कहा था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको मिनी संविधान भी कहते हैं 1935 के संविधान को। ठीक है, सॉरी, भारत शासन अधिनियम 1935 को। अब दोस्तों यहां पर देखिए, अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन एक्ट 1935 की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी भारत शासन एक्ट 1935 की विशेषता नहीं है, वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए, केंद्र में द्विज शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रांतों में स्वायत्तता और केंद्र में द्विज शासन की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही है। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। संघीय, प्रांतीय तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना भी हुई थी दोस्तों, भारत शासन एक्ट 1935 में, बिल्कुल सही है। 10% जनसंख्या को मताधिकार मिल गया, यह भी दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। यानी कि चारों ही इसमें क्या है? सत्य है। अब दोस्तों ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपको देखिए 1 3 4, 1 2 3, केवल 4 या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें चारों ही सत्य हैं। तो यहां पर 1 2 3 4 4 होने चाहिए थे, तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि यहां पर चारों ही क्या है? सत्य है। और चारों यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन में दे नहीं रखा, इसलिए डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप ई नंबर भी ऑप्शन लगा सकते हैं या डी नंबर में उपरोक्त सभी भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहां पे 5 नंबर का प्रश्न है, भारत शासन एक्ट 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ की गई? तो कितने प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, इस एक्ट द्वारा यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम के अंदर दोस्तों ये द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई 6 में। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कि किसी राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व एकता बनाए रखने के लिए कुछ कर्तव्य होते हैं।
भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद भारत की अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है? बताइए कौन सा अनुच्छेद दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 51 दर्शाता है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 51 दर्शाता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, गुजराल सिद्धांत के प्रतिपादन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे? बताइए 7 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों, गुजराल सिद्धांत के प्रतिपादन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन थे? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों HD देवगौड़ा। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों HD देवगौड़ा की सरकार में आई के गुजराल हैं, ये दोस्तों विदेश मंत्री थे। ठीक है, और 1996 में गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए दबाव समूह के बारे में सत्य कथन को पहचानिए। दबाव समूह के बारे में सत्य कथन को अपने को यहाँ पर क्या करना है? पहचानना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। ठीक है दोस्तों, देखिए दबाव समूह की उत्पत्ति फ्रांस से हुई। दबाव समूह की जो उत्पत्ति है वो फ्रांस से हुई, गलत हो जाएगा। ये उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ये अमेरिका से हुई थी दोस्तों। ठीक है, देखिए दबाव समूह को भारतीय अनुच्छेद 336 में परिभाषित किया गया है, तो दोस्तों ये भी इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान में किसी अनुच्छेद में इसका वर्णन है वो नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए अभी तक भारत में दबाव समूह को मान्यता नहीं मिली है दोस्तों, ये इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए आमतौर पर चुनाव है वो नहीं लड़ते हैं, सरकार पर दबाव बनाकर मांगे पूरी करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसमें क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चौथा देखिए, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन मध्य वर्गीय व्यवसायों से संबंधित मामलों को उठाता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है, बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य कथन है। ठीक है, और कूट भाषा में उत्तर देना है। ठीक है, और क्या करना है? कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। देखिए भारत सन 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। देखिए भारत है वो 1945 में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। ठीक है, तो ये पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए 1951 में विजय लक्ष्मी पंडित को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। 1951 में नहीं, 1953 में चुना गया था। ठीक है, 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया, तो यहाँ पर ये दूसरा नंबर का भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र के खुले कार्य समूह में सक्रियता से भाग लेता रहा, ये दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। ये कथन है तीसरा नंबर का, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चौथा देखिए, वर्तमान में मई 2022 संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की ओर से स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन हैं, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। सैयद अकबरुद्दीन है वो यहाँ पर गलत है हो जाएगा। इनकी जगह क्या आएगा? TS त्रिमूर्ति, ये दोस्तों UNO में भारत की ओर से स्थायी प्रतिनिधि हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है, ये चौथा नंबर का भी गलत हो जाएगा, तीसरा नंबर का इसमें सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में असत्य कथन की अपने को यहाँ पर क्या करना है? पहचान करना है कि इनमें से कौन सा असत्य कथन है। ठीक है, और कूट भाषा में अपने को क्या करना है? उत्तर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में, ठीक है, इसके संस्थापक सदस्य मालदीव, भारत और श्रीलंका है। इसके दोस्तों संस्थापक सदस्य मालदीव, भारत और श्रीलंका है, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए इसमें हाल ही में संपन्न हुई बैठक में मलेशिया को नवीनतम सदस्य के रूप में जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। बांग्लादेश और म्यांमार को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, ये भी दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है।
इसकी 5वीं बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सहयोग के 5 व्यापक क्षेत्रों की पहचान की गई। दोस्तों ये इसमें गलत हो जाएगा ये भी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो ये मैंने बताया अभी आपको, ठीक है, इसको शॉर्ट में CSC बोलते हैं, ठीक है, CSC भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसकी स्थापना 2011 में समुद्र सुरक्षा पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय त्रिपक्षीय बैठक के रूप में हुई थी, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 है, वो इसमें क्या है, सही है, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से सही कूट है। दोस्तों सही कूट कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है और कूट भाषा में क्या करना है, उत्तर देना है। देखिए दोस्तों राजस्थान के मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आगे देखिए राजस्थान में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री के बिना मंत्रियों की कुल संख्या राजस्थान विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो दोस्तों ये इसमें गलत दे रखा है। इसमें क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री सहित तो होना चाहिए था, यहाँ पे मुख्यमंत्री के बिना दे रखा है, गलत हो जाएगा। यानी कि अपना दूसरा नंबर का पार्ट है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। तीसरा देखिए दोस्तों इसमें 91वें संविधान संशोधन के बाद मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या राजस्थान में 12 से कम नहीं होगी। ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अधिकतम संख्या तो मुख्यमंत्री सहित 30 हो सकती है, ठीक है, और कम से कम 12। तो यहाँ पे तीसरा नंबर का कथन है वो बिल्कुल सही है। देखिए मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। राज्यपाल के प्रति यानी कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इसमें 1 और 3 सही है, बाकी 2 और 4 इसमें गलत दे रखे हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ मुख्यमंत्री हैं और दूसरी तरफ मुख्य सचिव हैं, ठीक है। अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। यहां पर देखिए दोस्तों बरकतुल्ला खां मुख्यमंत्री के समय मुख्य सचिव RD माथुर थे। दोस्तों गलत हो जाएगा। यहां पर मैं आपको बताऊं दोस्तों बरकतुल्ला खां जब मुख्यमंत्री थे उस समय ML सुराणा मुख्य सचिव थे, ठीक है। ML सुराणा मुख्य सचिव थे। यहाँ पे RD माथुर है वो गलत दे रखा है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। आगे देखिए भैरव सिंह शेखावत के समय PV रमन थे। मोहनलाल सुखाड़िया के समय मेनन थे। शिवचरण माथुर के समय MM कृष्णा थे, ठीक है। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए SR बोम्मई केस संबंधित है। SR बोम्मई केस संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है दोस्तों राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री का मनोनयन से संबंधित है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सही कूट पहचाने। निम्न में से सही कूट अपने को यहाँ पर क्या करना है, पहचानना है, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कूट भाषा में अपने को क्या करना है दोस्तों, उत्तर देना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री राज्य मंत्रियों का मुखिया होता है, बिल्कुल सही है। वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल सही है। वह मंत्रियों के विभागों का विवरण तथा फेरबदल कर सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। मंत्रिपरिषद है ये दोस्तों राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पे 14 नंबर में 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। वैसे दोस्तों मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि मुख्यमंत्री के, ठीक है। और जो मंत्रिपरिषद है ये दोस्तों मैंने भी आपको बताया, ये इसमें राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के प्रति भी नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 इसमें सत्य हैं। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों
कार्यकाल की अवधि के आधार पर निम्नांकित मुख्यमंत्रियों को आरोही क्रम में लिखे। आरोही क्रम में लिखना है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर है दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में। तो ये देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरों सिंह शेखावत, हरदेव जोशी और अशोक गहलोत दे रखा है। अब यहाँ पे अपन बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो इनमें से सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे कौन है? इनमें से सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया। उसके बाद में दोस्तों मुख्यमंत्री बने थे हरदेव जोशी, और उसके बाद में दोस्तों बने थे भैरों सिंह शेखावत, और उसके बाद में अशोक गहलोत। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 1 3 2 4 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1 3 2 4। देखिए ऑप्शन में 1 1 3 2 4 नहीं दे रखा, तो आप यहाँ पे 1 3 2 4 कर लेना और वही अपना राइट आंसर होगा। आगे देखिए, निम्न में से किसने राज्यपाल के पद को एक वेतन का आकर्षण कहा? बताइए, निम्न में से किसने राज्यपाल के पद को वेतन का आकर्षण कहा? किसने कहा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कहा था मार्गरेट अल्वा ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मार्गरेट अल्वा ने कहा था, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न है, राज्य के वे राज्यपाल जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं। बताइए, राजस्थान के वे राज्यपाल जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और काफ़ी बार ये परीक्षा में पूछा गया है, और आगे भी कई बार ये प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखना, इसमें एक तो है कलराज मिश्र, ठीक है, एक तो है कलराज मिश्र और एक है मार्गरेट अल्वा, ठीक है। ये दोनों ऐसे राज्यपाल हैं जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य हैं, वो रह चुके हैं। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है 1 और 3, कलराज मिश्र और मार्गरेट अल्वा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में निम्न कथनों पर समीक्षा करते हुए सही कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है कि सही कथन कौन सा है। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में अपनी मुहर युक्त वारंट जारी करता है, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, राज्य का मुख्य सचिव उस वारंट को राज्य में पढ़ता है, यह भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह का प्रावधान संविधान में लिखित है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, जिसमें 1 2 3 दे रखा है, ये तीनों कथन सत्य है, चौथा इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए, राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत, सत्रावसान तथा विघटित करना, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ पे राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। देखिए, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली होने पर किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु नियुक्त करना, यह भी दोस्तों राज्यपाल के पास में शक्ति है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अध्यादेश जारी करना, बिल्कुल राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और चौथा देखिए, किसी विधेयक को मतदान हेतु विधानमंडल के समक्ष रखवाना, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, किसी विधेयक को मतदान हेतु संबंधित सदन का अध्यक्ष रखवाता है, ना कि राज्यपाल। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें गलत दे रखा है। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों में शामिल है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों में शामिल है, तो वो क्या शामिल है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित रखना, बिल्कुल सही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, यह भी बिल्कुल सही है। पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश के अतिरिक्त प्रभार के रूप में बतौर प्रशासक कार्य करना, यह भी बिल्कुल सही है। चौथा, विधानमंडल का सत्राहूत, सत्रावसान तथा विघटित करना, ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। दोस्तों, अनुच्छेद 173 के तहत, अनुच्छेद 174 के तहत
विधानसभा को आहूत सत्रावसान व विघटित करना राज्यपाल की कार्यपालिकीय शक्ति है, न कि विवेकाधीन शक्ति है। यहाँ पे विवेकाधीन शक्तियों की बात की गई है, तो यहाँ पे तीनों क्या है इसमें सही है, और ये कार्यपालिका की शक्ति है। तो यहाँ पर 1 2 3 इसमें क्या है सत्य है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब 21 नंबर का प्रश्न है। देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता कालीबंगा सभ्यता की नहीं है? कौन सी विशेषता कालीबंगा सभ्यता की नहीं है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है जुते हुए खेत, नालियाँ काष्ठ की बनी है, एक साथ 2 फसलें बोने के साक्ष्य, ये तीनों हैं, ये दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की विशेषता है। यहाँ पे ऊंट से परिचित नहीं, ये गलत हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर है। 22 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से किस सभ्यता को मर्तकों का या मर्तकों की टीला सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, मर्तकों की टीला सभ्यता के नाम से जाना जाता है, तो वो है आहड़ सभ्यता। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आहड़ सभ्यता। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता किसके द्वारा खोजी गई? गणेश्वर सभ्यता है ये दोस्तों नीम का थाना सीकर में है, और इसकी खोज रत्नचंद्र अग्रवाल ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल कौन सा था? तो दोस्तों कौन सा था? वो था दोस्तों कालीबंगा। ठीक है, इसके खोज थे अमलानंद घोष। कब की थी खोज? 1952 में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1937 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किस सभ्यता की खोज की? तो दोस्तों बताइए कौन सी सभ्यता की खोज की 1936-37 में? राइट आंसर हो जाएगा वो है बैराट सभ्यता की खोज की। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, अशोक परमार कहाँ से आया था? अशोक परमार कहाँ से आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक था दोस्तों, ये अशोक परमार। ठीक है, और ये जो बिजोलिया ठिकाने यानी कि जो बिजोलिया जागीर है, ये दी थी दोस्तों राणा सांगा ने। ठीक है, इनको, अशोक परमार को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये कहाँ से आए थे? तो इनका मूल निवास है दोस्तों जगनेर। ठीक है, जगनेर से आए थे दोस्तों, ये राइट आंसर इसमें सी नंबर। और फिर जो बिजोलिया की जागीर दी थी राणा सांगा ने अशोक परमार को। ठीक है, आगे देखिए, उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना कब हुई? उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना हुई थी दोस्तों, बताइए कब? राइट आंसर हो जाएगा, ये हुई थी विजय सिंह पथिक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन, जिसे श्रावण अमावस्या भी कहा जाता है, उसके दिन इसकी स्थापना हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, राजस्थान में वर्षा के दिनों की औसत संख्या कितनी है? वर्षा के दिनों की औसत संख्या है वो दोस्तों कितनी है? तो वो है औसत संख्या है 29 दिन। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर 29 दिन। आगे देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों कौन से अभिलेख में मिलता है गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वप्रथम उल्लेख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एहोल अभिलेख से। एहोल अभिलेख से गुर्जर जाति के उल्लेख की जानकारी प्राप्त होती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की, भीनमाल की यात्रा किसने की थी? तो दोस्तों हेनसान ने की थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये भारत में दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आगे देखिए, गटियाला के अभिलेख किसने उत्कीर्ण करवाए? गटियाला के अभिलेख हैं ये दोस्तों किसने उत्कीर्ण करवाए? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कुक ने उत्कीर्ण करवाए थे। ठीक है, कुक ने। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण और मलेच्छों का नाशक है किसे कहा गया है? दोस्तों ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण और मलेच्छों का नाशक है किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये नागभट्ट प्रथम को कहा गया है। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, नागभट्ट प्रथम को। आगे देखिए, उद्योधन सूरी द्वारा रचित कुवलयमाला किसके काल में लिखी गई? तो दोस्तों ये किसके काल में लिखी गई? ये लिखी गई दोस्तों वत्सराज के काल में। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये वत्सराज के काल में ये उद्योधन सूरी है। उद्योधन सूरी द्वारा कुवलयमाला ग्रंथ है ये लिखा गया था। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर।
आगे देखिए, मेरवाड़ा बटालियन कहाँ स्थापित की गई। मेरवाड़ा बटालियन है ये दोस्तों कहाँ पर स्थापित की गई। राइट आंसर हो जाएगा वो है मेरवाड़ा बटालियन, ये 1822 में गठित की गई और ब्यावर में स्थापित मेरवाड़ा क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए बनाई गई थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ब्यावर, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 1842 में जोधपुर लीजन सेना का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया। 1842 में जोधपुर लीजन सेना का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एरेनपुरा में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एरेनपुरा में 1936 सॉरी यहाँ पर देखिए, ये जोधपुर लीजन सेना की जो स्थापना है वो 1836 में की गई थी। इसका मुख्यालय अजमेर में था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर एरेनपुरा, डी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, भारत में भीलों की प्रथम सेना का क्या नाम था। भारत में भीलों की प्रथम सेना का क्या नाम था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें खानदेश भील कॉर्प्स। ठीक है दोस्तों, खानदेश भील कॉर्प्स, ये दोस्तों भारत में भीलों की प्रथम सेना का नाम था। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संप सभा की स्थापना किसने की। संप सभा की जो स्थापना है ये किसने की थी, ये गोविंद गिरी ने की थी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गोविंद गिरी ने की थी संप सभा की स्थापना, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे दीवड़ा का संबंध किस जिले से है। दीवड़ा का संबंध है वो कौन से जिले से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दीवड़ा है ये डूंगरपुर जिले पे, डूंगरपुर जिले में दीपावली के दिन से 15 दिन का पखवाड़ा पितृ पूजन के लिए होता है, जिसे दीवड़ा कहते हैं। ठीक है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर है डूंगरपुर, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, यहाँ पर 13 ताली नृत्य है ये किया जाता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 40 नंबर का प्रश्न है, गोगा जी का मेला कब भरता है। गोगा जी का मेला भरता है दोस्तों, बताइए कब है। तो ये भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसको गोगा नवमी भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, धोलिया पीर के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों धोलिया पीर के नाम से किसे जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धोलिया पीर के नाम से देखिए तेजाजी को जाना जाता है। ठीक है, तेजाजी को जाना जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पाबूजी को किस जाति के लोग अपना आराध्य देव मानते थे। दोस्तों पाबूजी को किस जाति के लोग अपना आराध्य देव मानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राइका जाति के लोग, जिसको रबारी भी बोलते हैं अपन। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, संत जसनाथ जी के गुरु कौन थे। संत जसनाथ जी के गुरु कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा वो है गोरखनाथ जी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आप कुछ भी टॉपिक सर्च करना है, चाहे वो राजस्थान कला संस्कृति का हो, चाहे वो राजस्थान इतिहास का हो, चाहे वो राजस्थान भूगोल का हो, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री का हो, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी का हो, आपको कुछ भी सर्च करना है तो आप टॉपिक का नाम लिखे यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके, और उसके टॉपिक के साथ में आप आराध्या रस अकेडमी जरूर लिखें। तो आपको आराध्या रस अकेडमी के आपको उस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मिल जाएंगे, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का कोई सा भी टॉपिक क्यों ना हो। ठीक है, और हिंदी का भी कोई सा भी, सब मिलेगा दोस्तों आपको वहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, 34 नंबर का प्रश्न है, मोती सागर बांध का संबंध निम्न में से किसके साथ है। मोती सागर बांध का संबंध है वो निम्न में से किसके साथ में है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संत धन्ना जी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, इनके गुरु थे रामानंद। ठीक है दोस्तों, संत धन्ना जी की याद में मोती तालाब का निर्माण करवाया गया था, जिसको स्वतंत्रता के बाद राजस्थान सरकार ने मोती सागर बांध में इसको परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा वो है हरिदास जी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हरिदास जी। आगे देखिए, 46 नंबर का प्रश्न है, निष्कलंक संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया। निष्कलंक संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संत माओ जी ने किया। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संत माओ जी ने किया। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान में 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। बताइए 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, बताइए कौन सा गांव या कौन सा क्षेत्र है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है कोणा गांव। कहाँ पर है ये,
तो दोस्तों कोणा गांव ये श्री गंगानगर में है और ये राजस्थान का सुदूर बिंदु अक्षांशीय स्थिति है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ये कोणा गांव गंगानगर। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए धौलपुर का सिलोन गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? धौलपुर का सिलोन गांव है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये दोस्तों राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है सिलोन गांव, ठीक है। और ये इसकी देशांतर ये स्थिति है 78 डिग्री 17 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से राजस्थान का दूरस्थ बिंदु। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई सर्वाधिक है? तो दोस्तों सही है, तो सभी को पता है जैसलमेर की 464 किलोमीटर है, ठीक है। और जैसलमेर ऑप्शन में नहीं दे रखा। उसके बाद में किसकी है? तो दोस्तों उसके बाद में बाड़मेर जिले की है, जिसकी सीमा है 228 किलोमीटर की जो सीमा है ये पाकिस्तान से लगती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर बाड़मेर। आगे देखिए निम्न में से कौन सी विशेषता राजस्थान के मरुस्थल की नहीं है? बताइए कौन सी विशेषता राजस्थान के मरुस्थल की नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए विश्व की सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, ये बिल्कुल सही बात है साहब, है। आगे देखिए यहाँ पे इसमें राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि पहला और दूसरा इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए इसमें न्यूनतम जैव विविधता वाला मरुस्थल, ये गलत हो जाएगा। इसमें न्यूनतम जैव विविधता वाला मरुस्थल है, ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को क्या बताना था, मरुस्थल की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मरुस्थल की विशेषता नहीं है, ठीक है। और ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए हम्मादा प्रकार का मरुस्थल किस जगह पाया जाता है? हम्मादा प्रकार का मरुस्थल है ये किस जगह पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ये बीकानेर क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। जिसको मतलब चट्टानी मरुस्थल भी बोलते हैं, ये जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर क्षेत्र में ये हम्मादा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 41.50%। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41.50%। आगे देखिए थार मरुस्थल के किस भाग में धरातलीय अपवाह तंत्र पूर्णतः अभाव है? थार मरुस्थल के किस भाग में धरातलीय अपवाह तंत्र का पूर्णतः अभाव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महान मरुभूमि। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा महान मरुभूमि, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 54 नंबर का प्रश्न है बनास नदी के उद्गम से चंबल में मिलने तक उसकी सहायक नदियों का सही क्रम बताइए। बनास नदी के उद्गम से चंबल में मिलने तक उसकी सहायक नदियों का सही क्रम है वो अपने को यहाँ पर बताना है। सही क्रम हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर मोरेल, कोठारी, खारी, बेडच, मोरेल, कोठारी, खारी, बेडच, ये दोस्तों इसका सही क्रम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो देखिए बनास नदी का जो उद्गम है वो कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ी से होता है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दाहिने तट से बेडच और मेनाल हैं, बाएं तट से कोठारी, खारी, मेनाल, काली सिंध, मासी, ढूंढ, मोरेल, ठीक है। और दोस्तों उद्गम से सही क्रम है इसका बेडच, कोठारी, खारी, मोरेल, ठीक है। तो यहाँ पे बनास नदी के उद्गम से चंबल में मिलने तक, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेडच, कोठारी, खारी, मोरेल, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है, ठीक है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्गम से सही क्रम है इसका चंबल में मिलने तक बेडच, कोठारी, खारी, मोरेल। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर है चूलिया जलप्रपात से संबंधित गलत तथ्य का चयन कीजिए। दोस्तों चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। दोस्तों इस अवस्थिति चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सही है, नदी चंबल बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऊंचाई 50 मीटर, ये गलत दे रखा है दोस्तों, ठीक है। इसकी ऊंचाई है वो 18 मीटर है। कितनी मीटर है? 18 मीटर। यहाँ पर 50 मीटर गलत दे रखा है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए, चंबल नदी में नानेरा नामक स्थान पर कौन सी नदी मिलती है? तो नानेरा नामक स्थान पर कौन सी नदी मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है काली सिंध। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, येलो रिवर किस नदी को कहा जाता है? येलो रिवर कौन सी नदी को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हांगहो नदी, जो चीन में है। ठीक है, इसको येलो रिवर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है? मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मलक्का। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 59 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, विश्व का सबसे बड़ा बलुई पुलिन कहाँ है? विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा बलुई पुलिन कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, देखिए, बांग्लादेश का जो कॉक्स बाजार है, ये विश्व का सबसे बड़ा बलुई पुलिन है। ठीक है, यहाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, आप सभी को पता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बांग्लादेश, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, ओशिनिया में सम्मिलित सबसे छोटा देश निम्न में से कौन सा है? ओशिनिया में सम्मिलित सबसे छोटा देश निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नोरू। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा नोरू, इसका राइट आंसर। ठीक है, और सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर अंडर वाटर गार्डन कहाँ स्थित है? अंडर वाटर गार्डन कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा यह स्थित है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेलिया में है। आगे देखिए, वे नदियां जो सामान्य बल की दिशा में बहती है कहलाती है। वे नदियां जो सामान्य बल की दिशा में बहती है कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुवर्ती नदियां। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुवर्ती नदियां। आगे देखिए, बासमंगल घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है? बासमंगल घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों झेलम नदी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा झेलम नदी। आगे देखिए, 64 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है? कौन सी परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। ये तीनों परियोजना है, ये दोस्तों चेनाब नदी पर परियोजनाएं हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक वज्र तूफान कौन से जिलों में आते हैं? सर्वाधिक वज्र तूफान है ये कौन से जिलों में आते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है जयपुर और झालावाड़ में आते हैं ये वज्र तूफान। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, पेरू तट के निकट महासागरीय जल का तापमान सामान्य से कम हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? पेरू तट के निकट महासागरीय जल का तापमान सामान्य से कम हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों लाल नीना प्रभाव, लाल लीना प्रभाव कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्कोच अवार्ड 2021 किस संस्था को प्रदान किया गया था? स्कोच अवार्ड 2021 किस संस्था को प्रदान किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। आगे देखिए, जापान सागर किस महासागर का भाग है? जापान सागर कौन से महासागर का भाग है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रशांत महासागर। ठीक है, जापान सागर किस महासागर का भाग है? तो ये प्रशांत महासागर का भाग है। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो दोस्तों वो नहर है कौन सी? तो वो है बासी नहर। बासी नहर चीन सागर को यानी कि चीन सागर से प्रशांत सागर को, प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर बासी नहर। आगे देखिए, कौन सा महासागर, ठीक है दोस्तों, यह कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? बताइए दोस्तों। दोस्तों देखिए, कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर है ये उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? एशिया का सबसे गर्म स्थान है वो है दोस्तों जैकोबाबाद। ठीक है, जैकोबाबाद ये पाकिस्तान में है और ये सबसे गर्म स्थान माना जाता है दोस्तों। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, आई स्टार्ट पोर्टल का संबंध है। आई स्टार्ट पोर्टल का संबंध है वो किससे है? इसका संबंध है दोस्तों देखिए स्टार्टअप से। ठीक है,
स्टार्टअप से इसका संबंध है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में कुल पशुधन की संख्या है। 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में कुल पशुधन की संख्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 5.68 करोड़। कितनी है? 5.68 करोड़ है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को यहाँ पर अपने को क्या करना है? छांटना है। असुमेलित युग्म को क्या करना है? छांटना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें देखिए राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना चरण सेकंड संगठन थे दोस्तों इसके JICA। ठीक है, बिल्कुल सही है। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना इसके संगठन है दोस्तों विश्व बैंक, बिल्कुल सही है। आगे देखिए इसमें राजस्थान अक्षय ऊर्जा संचरण परियोजना इसका संगठन है दोस्तों ADB। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि एशियन विकास बैंक, बिल्कुल सही है। आगे देखिए पुनर्गठित जोधपुर जल प्रदाय योजना इसके संगठन दोस्तों यहाँ पे देखिए KFW जर्मनी, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो इस परियोजना की जो एजेंसी है वो है दोस्तों इसमें AFD यानी कि दोस्तों फेंक्रोइस डे डेवलपमेंट। ठीक है, ये वित्त पोषित है, तो यहाँ पर इसमें ये गलत दे रखा है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान राज्य DBT सलाहकार बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बताइए कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मुख्य सचिव होता है, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए अटल भूजल योजना से संबंधित गलत कथन कौन सा है वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुई जिसमें भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक का 50-50% का सहयोग है, बिल्कुल सही है। यह 7 राज्यों में शुरू व राजस्थान के 27 जिले इसमें शामिल हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान के 17 जिले इसमें शामिल किए गए हैं और 17 जिले की दोस्तों 38 पंचायत समितियां और 144 ग्राम पंचायतें इसमें शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पे 27 की जगह कितना आना चाहिए था? 17 आना चाहिए था। यह 5 वर्षों 2020-21 से 2024-25 तक है, बिल्कुल सही है। इसके लिए कुल बजट 1189 करोड़ है, ये भी सही है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। अब अपने क्वेश्चन है वो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रारंभ हो चुके हैं। ठीक है, 20 प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित पूछे जाएंगे। शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए, इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनुवर एवं अपूर्ण है। शिक्षा से संबंधित उक्त कथन है, तो दोस्तों शिक्षा से संबंधित उक्त कथन है वो कौन सा है? किसका है? तो ये दोस्तों राधा कृष्णन का है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, राधा कृष्णन का कथन है। 78 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए किसने सर्वप्रथम बताया कि साइकोलॉजी की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है? किसने सर्वप्रथम बताया कि साइकोलॉजी की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गेरिट ने। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गेरिट ने। आगे देखिए यहाँ पर 79 नंबर प्रश्न, मनोविज्ञान व्यक्ति को मानता है। मनोविज्ञान व्यक्ति को मानता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मन शारीरिक। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मन शारीरिक। 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए किसके अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है? किसके अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पिल्सबरी। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पिल्सबरी। आगे देखिए एक यहाँ पर 81 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति किनके प्रयासों से हुई? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति किनके प्रयासों से हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट फोब्रेल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सिद्धांतों की खोज तथा तथ्यों का संग्रह। ठीक है, ये उद्देश्य है। शिक्षण विधि में सुधार करना, ये भी दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य है। बालकों के प्रति निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण विकास करने में सहायता देना, ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति, ये इसमें सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें
इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है, यानी कि इसका उद्देश्य नहीं है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी विधि आत्मनिष्ठ विधि है? तो आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? तो वो है दोस्तों आत्मनिरीक्षण विधि। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा के बारे में असत्य है? तो दोस्तों शिक्षा के बारे में असत्य देखिए, शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। शिक्षा केवल व्यक्तिगत रूप से ही प्राप्त होती है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है दोस्तों, ठीक है, और शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। शिक्षा केवल व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होती है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। शिक्षा है ये सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों रूपों में प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर का अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से कौन सा कारक मनोविज्ञान को विज्ञान कहने के लिए उचित नहीं है? बताइए कौन सा कारक है मनोविज्ञान को विज्ञान कहने के लिए उचित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों यहाँ पर स्थायित्व है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्थायित्व है। आगे देखिए, 86 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान है तो दोस्तों नियामक, विधायक, धनात्मक, ये तीनों क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान नियामक है। आगे देखिए, 87 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता को नहीं दर्शाता है? निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता को नहीं दर्शाता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बालकों के स्वास्थ्य को जांचने हेतु, ये दोस्तों नहीं दर्शाता है, ये गलत दे रखा है इसमें, ठीक है। बाकी इसमें सारे सही है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, निम्न में से किसे आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है थॉर्नडाइक को। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर, थॉर्नडाइक, ठीक है। आगे देखिए, एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का कौन सा अर्थ उचित है? तो बताइए कौन सा अर्थ उचित है? तो वो है स्कूल की समस्याओं को वैज्ञानिक रूप से हल करना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा व्यवहार का घटक नहीं है? बताइए निम्न में से व्यवहार का घटक कौन सा नहीं है? व्यवहार के प्रमुख 3 घटक माने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रभावी घटक, व्यवहारात्मक घटक और संज्ञानात्मक घटक, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शैक्षिक घटक नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान किस मनोविज्ञान की एक शाखा है? तो दोस्तों ये अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की एक शाखा है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसने अपने ग्रंथ एमाइल में शिक्षा की विस्तृत योजना प्रस्तुत की? किसने अपने ग्रंथ एमाइल में शिक्षा की विस्तृत योजना प्रस्तुत की? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रूसो। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा रूसो। आगे देखिए, यहाँ पे 93 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो वो है दोस्तों, यह सार्वभौमिक एवं सर्वव्यापी है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 94 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यवहार के अध्ययन की सबसे वैज्ञानिक विधि मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यवहार के अध्ययन की सबसे वैज्ञानिक विधि मानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रयोगात्मक विधि। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षा का संबंध है, शिक्षा का संबंध है तो दोस्तों ये उद्देश्यों से, शिक्षक से, शिक्षार्थी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है तो ये होता है अधिगमकर्ता एवं विशेष व्यक्तित्व के रूप में होता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सिंचाई परियोजना के वर्गीकरण के संदर्भ में असत्य कथन है, तो वो कौन सा असत्य कथन है? यहाँ पर देखिए, इसमें सिंचाई परियोजना के वर्गीकरण के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वृहद वह परियोजना जिसमें कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर देखिए, इसमें बिल्कुल सही है ये, ठीक है। और मध्यम दोस्तों, वह परियोजना जिसमें कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 2,000 से अधिक और 10,000 हेक्टेयर तक हो, ठीक है, बिल्कुल सही है। लघु, अब यहाँ पर देखना दोस्तों लघु में, ठीक है, लघु में यहाँ पर देखिए, वह परियोजना जिसमें कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 1,000 हेक्टेयर हो, यह गलत हो जाएगा इसमें। दोस्तों देखिए, वह परियोजना जिसमें कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर तक हो,
तो यहाँ पे दे रखा है 1000 हेक्टेयर तक, तो यहाँ पे 2000 होना चाहिए था, ये असत्य हो जाएगा और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, हाल ही में भारत के पर्यटन सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किए गए प्रयासों के संदर्भ में असत्य कथन अपने को बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। देखिए, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 में पर्यटन स्थलों की थीम पर आधारित एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत की है, बिल्कुल सही है। दूसरा है इसमें धरोहर गोद लें अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना की शुरुआत 27 सितंबर 2017 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर की गई, बिल्कुल सही है। देखो अपना देश पहल पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2020 में शुरू की गई, बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने 2014-15 में तीर्थ स्थल संरक्षण एवं आध्यात्मिक विकास के लिए प्रसाद योजना की शुरुआत की, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। प्रसाद योजना ये तीर्थ स्थल संरक्षण एवं आध्यात्मिक विकास के लिए की गई थी और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने की थी। ये यहाँ पे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये असत्य कथन है। 99 नंबर प्रश्न है, भारत के इंडस्ट्री सेक्टर से संबंधित विभिन्न तथ्यों में से असत्य कथन कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, सीमेंट, इस्पात, बिजली, 8 कोर सेक्टर हैं, बिल्कुल सही है। 8 कोर क्षेत्रों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल मदों का भार का 40.27% है, ये भी बिल्कुल सही है। औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा त्रैमासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है, ये इसमें गलत हो जाएगा। ये कथन दे रखा है, ये गलत है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका आधार वर्ष दोस्तों 2011-12 है, सही है। आगे देखिए, 100 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता के भाग नहीं है। पूंजी खाता के भाग नहीं है तो दोस्तों वो है विदेशी मुद्रा धन विक्षेपण, तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए 4 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछले 3 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाकर पिछले 3 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।